नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आज लेकर आई हूँ आपके सामने क्षेत्रीय आकांक्षाएं, जिसके अंतर्गत आज हम दूसरा वीडियो के अंतर्गत हम आज चर्चा करेंगे द्रविड़ आंदोलन की और पंजाब में हुए आंदोलन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्यार्थियों द्रविड़ आंदोलन। द्रविड़ आंदोलन उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए। इस प्रकार से ई.वी. रामास्वामी नायकर ने द्रविड़ आंदोलन की नींव रखी और इनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। 19वीं के प्रबल समर्थक रहे ये। इनका जीवन काल 1879 से 1973 तक का रहा। जाति विरोधी आंदोलन एवं द्रविड़ अस्मिता के उद्भावक रहे। राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस कार्यकर्ताओं के रूप में, आत्मसम्मान आंदोलन के जनक के रूप में 1925 में, ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व जस्टिस पार्टी के कार्यकर्ता और द्रविड़ कशगम की स्थापना की इन्होंने, और हिंदी और उत्तर भारतीय वर्चस्व का विरोध किया। उत्तर भारतीय लोग एवं ब्राह्मण द्रविड़ों से अलग कार्य है, इस मत का प्रतिपादन इन्होंने किया। तो विद्यार्थियों आज हम बात करेंगे द्रविड़ आंदोलन ने, जो तमिल समाज सुधारक ई.वी. रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है, और यह द्रविड़ आंदोलन के एक बेहद लोकप्रिय नारे का हिंदी रूपांतर है। उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए। यह आंदोलन भारतीय के क्षेत्रीय आंदोलनों से सबसे ताकतवर आंदोलन था। भारतीय राजनीति में यह आंदोलन क्षेत्रीयतावादी भावनाओं की सर्वप्रथम और सबसे प्रबल अभिव्यक्ति था। हालांकि आंदोलन के नेतृत्व वर्ग के एक हिस्से की आकांक्षा एक स्वतंत्र द्रविड़ राष्ट्र बनाने की थी, पर आंदोलन ने कभी सशस्त्र संघर्ष की राह नहीं अपनाई। नेतृत्व ने अपनी मांग आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक बहसों और चुनावी मंच का ही इस्तेमाल किया। द्रविड़ आंदोलन की बागडोर तमिल समाज सुधारक ई.वी. रामास्वामी नायकर पेरियार के हाथों में थी, और इस आंदोलन से एक राजनीतिक संगठन द्रविड़ कशगम का सूत्रपात हुआ, और यह संगठन ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध करता था तथा उत्तरी भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व को नकारते हुए क्षेत्रीय गौरव की प्रतिष्ठा पर जोर देता था। प्रारंभ में द्रविड़ आंदोलन समग्र दक्षिण भारतीय संदर्भ में अपनी बात रखता था, लेकिन अन्य दक्षिण राज्यों से समर्थन न मिलने के कारण यह आंदोलन धीरे धीरे तमिलनाडु तक ही सिमट कर रह गया, और बाद में द्रविड़ कशगम दो गढ़ों में बंट गया। आंदोलन की समूची राजनीतिक विरासत द्रविड़ मुन्नेत कशगम के पाले में केंद्रित हो गई, और 1953-54 के दौरान डीएमके ने 3 सूत्रीय आंदोलन के साथ राजनीति में कदम रखा। आंदोलन की 3 मांगे थी। पहली, कल्लाकुड़ी नामक रेलवे स्टेशन का नया नाम डालमियापुरम निरस्त किया जाए और स्टेशन का मूल नाम बहाल किया जाए। संगठन की यह मांग उत्तर भारतीय आर्थिक प्रतीकों के प्रति उसके विरोध को प्रकट करती थी। ये देखिए तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन, देखिए हिंदी इसमें है। दूसरी मांग इस बात को लेकर थी कि स्कूली पाठ्यक्रम में तमिल संस्कृति के इतिहास को ज्यादा महत्व दिया जाए। संगठन की तीसरी मांग राज्य सरकार के शिल्प कर्म शिक्षा कार्यक्रम को लेकर थी। संगठन के अनुसार यह नीति समाज में ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देती थी। डीएमके हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने के खिलाफ थे। 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन की सफलता ने डीएमके को जनता के बीच और भी लोकप्रिय बना दिया। राजनीतिक आंदोलनों के एक लंबे सिलसिले के बाद डीएमके को 1967 के विधानसभा चुनावों में बड़ी सफलता हाथ लगी। तब से लेकर आज तक तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ दलों का वर्चस्व कायम है। डीएमके के संस्थापक सी अन्नादुरई की मृत्यु के बाद दल में 2 फाड़ हो चुकी थी, मतलब 2 भाग हो चुके थे, और इसमें एक दल मूल नाम यानी डीएमके को लेकर आगे चला, जबकि दूसरा दल खुद को ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक कहने लगा। यह दल स्वयं को द्रविड़ विरासत का असली हकदार बताता था। तमिलनाडु की राजनीति में ये दोनों दल 4 दशकों से दबदबा बनाए हुए हैं, और इनमें से एक न एक दल 1996 से केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा रहा। 1990 के दशक में एमडीएमके मरुमलर्ची द्रविड़ मुन्नेत कड़गम
पीएम के पट्टाली मक्कल कच्ची, डीएमडी के देसाई मुरपोक्कू द्रविड़ कशगम जैसे कई अन्य दल अस्तित्व में आए। तमिलनाडु की राजनीति में इन सभी दलों ने क्षेत्रीय गौरव के मुद्दे को किसी न किसी रूप से जिंदा रखा और एक समय क्षेत्रीय राजनीति को भारतीय राष्ट्र के लिए खतरा माना जाता था, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद के बीच सहभागिता की भावना का अच्छा उदाहरण पेश करती है। इस प्रकार से विद्यार्थियों द्रविड़ मुन्नेट कड़गम डीएमके ने 3 प्रमुख आंदोलनों का संचालन किया और उसके आधार पर राजनीति में प्रवेश कर लिया, जिसमें पहला हमने पढ़ा कल्लुकुड़ी रेलवे स्टेशन के मूल नाम को बहाल करने की मांग की गई, जिसका नाम बदलकर डालमियापुरम रख दिया गया था। दूसरा आंदोलन जो चला वो तमिल सांस्कृतिक इतिहास को स्कूल पाठ्यक्रम में अधिक महत्व देने के लिए था और तीसरा आंदोलन जो था वो राज्य सरकार की शिल्प शिक्षा योजना के खिलाफ था, जिसे कथित रूप से ब्राह्मणवादी सामाजिक दृष्टिकोण से जोड़ा गया था। इसने हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा बनाने के खिलाफ भी आंदोलन किया था। अब विद्यार्थियों हम बात करेंगे 1980 के दशक में पंजाब राज्य में बड़े विकास हुए और इसी के संदर्भ में आज हम आपसे बात करेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने राज्य की सामाजिक संरचना को पहले विभाजन के साथ ही बदल दिया था और बाद में हिमाचल प्रदेश के बाहर नक्काशी के साथ भी इन्होंने अपने आप को प्रदर्शित किया और अकाली दल जैसे कि जो सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में 1920 में उसका गठन किया गया था, एक के गठन के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया गया जिसे पंजाबी सूबा कहा गया था। तो इसको विस्तृत रूप से अभी हम आपके सामने चर्चा करते हैं, लेकर आते हैं पंजाब। तो देखिए विद्यार्थियों, पंजाब 1980 के दशक में पंजाब में बड़े बदलाव आए। इस प्रांत को सामाजिक बनावट विभाजन के पहले के समय पहली बार बदली थी और बाद में इसके कुछ हिस्सों से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नामक राज्य बनाए गए। इससे भी पंजाब की सामाजिक संरचना बदली। हालांकि 1950 के दशक में देश के शेष हिस्से को भाषाई आधार पर पुनर्गठित भी किया गया, लेकिन पंजाब को 1966 तक इंतजार करना पड़ा। इस साल पंजाबी भाषी प्रांत का निर्माण हुआ। सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हो चुका था। अकाली दल ने पंजाबी सूबा के गठन का आंदोलन चलाया और पंजाबी भाषी सूबे में सिख बहुसंख्यक हो चुके थे। राजनीतिक संदर्भ, पंजाबी सूबे के पुनर्गठन के बाद अकाली दल ने यहाँ 1967 और इसके बाद 1977 में सरकार बनाई। दोनों ही मौके पर गठबंधन सरकार बनी। अकालियों के आगे यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि सूबे के नए सीमांकन के बावजूद उनकी राजनीतिक स्थिति डामाडोल है। पहली बात तो यही कि उनकी सरकार को केंद्र ने कार्यकाल पूरा करने से पहले बर्खास्त कर दिया। दूसरे, अकाली दल को पंजाब के हिंदुओं के बीच कुछ खास समर्थन हासिल नहीं था। तीसरे, सिख समुदाय भी दूसरे धार्मिक समुदायों की तरह जाति और वर्ग के धरातल पर बटे हुए थे। कांग्रेस को दलितों के बीच, चाहे वे सिख हों या हिंदू, अकालियों से कहीं ज्यादा समर्थन प्राप्त था। इन्हीं परिस्थितियों के मद्देनजर 1970 के दशक में अकालियों के एक तबके ने पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग उठाई और 1973 में आनंदपुर साहिब में हुए एक सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव पारित हुआ कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात उठाई गई थी। प्रस्ताव की मांगों में केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की बात भी शामिल थी और इस प्रस्ताव में सिख कौम, नेशन या समुदाय की आकांक्षाओं पर जोर देते हुए सिखों के बोलबाला प्रभुत्व वर्चस्व का ऐलान भी किया गया। यह प्रस्ताव संघवाद को मजबूत करने की अपील करता है, लेकिन इसे एक अलग सिख राष्ट्र के मांग के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। मास्टर तारा सिंह, देखिए आप चित्र, 1885 से 1967 का इनका जीवन काल रहा। प्रमुख सिख धार्मिक एवं राजनीतिक नेता, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC के शुरुआती नेताओं में एक, अकाली आंदोलन के नेता, स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थक, लेकिन सिर्फ मुस्लिमों के साथ समझौते की कांग्रेस नीति के विरोधी, स्वतंत्रता के बाद अलग पंजाब राज्य के निर्माण के समर्थक रहे। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का सिख जन समुदाय पर बड़ा कम असर पड़ा। कुछ साल बाद जब 1980 में अकाली दल की सरकार बर्खास्त हो चुकी थी, अकाली दल ने पंजाब और पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के मुद्दे पर एक आंदोलन चलाया।
धार्मिक नेताओं के एक तबके ने स्वायत्त सिख पहचान की बात उठाई और कुछ चरमपंथी तबकों ने भारत से अलग होकर खालिस्तान को बनाने की वकालत भी करनी शुरू कर दी थी। यहाँ देखिए संत हरचंद सिंह लोंगोवाल, उनका जीवन काल है 1932 से 1985। सिखों के धार्मिक एवं राजनीतिक नेता, छठे दशक के दौरान राजनीतिक जीवन की शुरुआती अकाली नेता के रूप में 1980 में अकाली दल के अध्यक्ष, अकालियों के प्रमुख मांगों को लेकर प्रधानमंत्री राजीव गांधी से समझौता, अज्ञात सिख युवक द्वारा हत्या, हिंसा का चक्र। जल्द ही आंदोलन का नेतृत्व नरमपंथी अकालियों के हाथों से निकलकर चरमपंथी तत्वों के हाथों में चला गया और आंदोलन ने सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया। उग्रवादियों ने अमृतसर स्थित सिखों के तीर्थ स्वर्ण मंदिर में अपना मुख्यालय बनाया और स्वर्ण मंदिर एक हथियारबंद किले में तब्दील हो गया। 1984 के जून माह में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया और यह स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई का कूट नाम था। इस सैन्य अभियान में सरकार ने उग्रवादियों को तो सफलतापूर्वक मार भगाया, लेकिन सैन्य कार्रवाई से ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर को क्षति पहुंची। इससे सिखों की भावनाओं को गहरी चोट लगी और भारत से बाहर बसे अधिकतर सिखों ने सैन्य अभियान को अपने धर्म विश्वास पर हमला माना। इन बातों से उग्रवादी और चरमपंथी समूहों को और बल मिला और कुछ और त्रासद घटनाओं ने पंजाब की समस्याओं को एक जटिल रास्ते पर ला खड़ा कर दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनके आवास के बाहर उन्हीं के अंगरक्षकों ने हत्या भी कर दी थी। ये अंगरक्षक सिख थे और ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे। एक तरफ पूरा देश इस घटना से शोक संतप्त था, तो दूसरी तरफ दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों से सिख समुदाय के विरुद्ध हिंसा भी भड़क उठी थी। यह हिंसा कई हफ्तों तक जारी रही। 2000 से ज्यादा की तादाद में सिख दिल्ली में मारे गए और देश की राजधानी दिल्ली इस हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी। कानपुर, बोकारो और चास जैसे देश के कई जगहों पर सैकड़ों सिख मारे गए। कई सिख परिवारों में कोई भी पुरुष नहीं बचा। इन परिवारों को गहरा भावनात्मक आघात भी पहुंचा था, आर्थिक हानि भी उठानी पड़ी थी और सिखों को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था विद्यार्थियों कि सरकार ने स्थिति को सामान्य बनाने के लिए बड़ी देर से कदम उठाए और साथ ही साथ हिंसा करने वाले लोगों को कारगर तरीके से दंड भी नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में संसद में अपने भाषण के दौरान इस रक्तपात पर अफसोस जताया और सिख विरोधी हिंसा के लिए देश से माफी भी मांगी। शांति की ओर 1984 के चुनावों के बाद सत्ता में आने पर नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नरमपंथी अकाली नेताओं से बातचीत की शुरुआत की और अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ 1985 के जुलाई में एक समझौता हुआ और इस समझौते को राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता अथवा पंजाब समझौता भी कहा जाता है। समझौता पंजाब में अमन कायम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था और इस बात पर सहमति हुई कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा और पंजाब तथा हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग आयोग की नियुक्ति होगी। समझौते में यह भी तय हुआ कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच रावी व्यास के पानी के बंटवारे के बारे में फैसला करने के लिए एक ट्रिब्यूनल यानी न्यायाधिकरण बैठाया जाएगा और समझौते के अंतर्गत सरकार पंजाब में उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने और उनके साथ बेहतर सलूक करने पर राजी हुई। साथ ही पंजाब से विशेष सुरक्षा बल अधिनियम को वापस लेने की बात पर भी सहमति हुई। बहरहाल पंजाब में न तो अमन आसानी से कायम हुआ और न ही समझौते के तत्काल बाद हिंसा का चक्र लगभग एक दशक तक चलता रहा। उग्रवादी हिंसा इस हिंसा को दबाने के लिए की गई कि कार्यवाहियों में मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ है और साथ ही पुलिस की ओर से भी ज्यादती हुई है। राजनीतिक रूप से देखें तो घटनाओं के इस चक्र में अकाली दल बिखर गया और केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। इससे राज्य में सामान्य राजनीतिक तथा चुनावी प्रक्रिया बाधित हो चुकी थी और संशय और हिंसा से भरे माहौल में राजनीतिक प्रक्रिया को फिर से पटरी पर लाना आसान नहीं था। 1992 में पंजाब में चुनाव हुए तो महज 24% मतदाता वोट डालने के लिए आए।
उग्रवाद को सुरक्षा बलों ने आखिरकार दबा दिया, लेकिन पंजाब के लोगों ने, चाहे वे सिख हों या हिंदू, इस क्रम में अनगिनत दुख उठाए। 1990 के दशक के मध्यवर्ती वर्षों में पंजाब में शांति बहाल हुई और 1997 में अकाली दल यानी बादल और पंजाब के गठबंधन को बड़ी विजय मिली। उग्रवाद के खात्मे के बाद के दौर में यह पंजाब का पहला चुनाव था और राज्य में एक बार फिर आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के सवाल प्रमुख हो उठे थे। हालांकि धार्मिक पहचान यहाँ की जनता के लिए लगातार प्रमुख बनी रही और लेकिन राजनीति अब धर्मनिरपेक्षता की राह पर चल पड़ी है। तो यहाँ देखिए विद्यार्थियों को कोटेशन दी गई है। सिख समुदाय से ही नहीं, पूरे राष्ट्र से माफी मांगने में मुझे कोई संकोच नहीं, क्योंकि 1984 में जो कुछ हुआ वह राष्ट्र की अवधारणा संविधान में के लिखे को नकारा था। इसलिए मैं यहाँ किसी झूठी प्रतिष्ठा को लेकर नहीं खड़ा हूँ। अपनी सरकार को की तरफ से, इस देश की समूची जनता की तरफ से मैं अपना सिर शर्म से झुकाता हूं कि ऐसा हादसा पेश आया, लेकिन मानव राष्ट्र के जीवन में ऐसी घड़ियां आती हैं। अतीत हमारे साथ होता है, हम अतीत को दोबारा नहीं लिख सकते, लेकिन मनुष्य के रूप में हमारे पास वह इच्छा शक्ति और क्षमता है कि हम अपने लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 11 अगस्त 2005 को राज्यसभा की बहस में हिस्सा लेते हुए इन्होंने अपना वक्तव्य दिया। आप देख सकते हैं विद्यार्थियों, इंदिरा गांधी की हत्या के विषय पर बने एक दीवार चित्र को यहाँ महिलाएं किस प्रकार से अचंभित होकर के देख रही हैं। इसके साथ ही ये कोटेशन और देखिएगा, इस बात के साक्ष्य मिले कि 31/10/84 को या तो बैठकें हुई अथवा हमलावरों से संपर्क साधा गया और उसने सिखों को जान से मारने तथा उनके घरों को और दुकानों को लूटने के लिए कहा गया। बड़े व्यवस्थित तरीके से हमले हुए और हमलावरों को पुलिस का भी ज्यादा भय नहीं था। इससे जान पड़ता है कि मानो इन्हें आश्वासन दिया गया हो कि इन कामों का अंजाम देते समय या उसके बाद भी इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। न्यायमूर्ति नानावती जांच आयोग रिपोर्ट खंड 1 2005 में ये कहा गया। स्पेशल एडिशन देखिए आप, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी शूट एट कंडीशन क्रिटिकल। इंदिरा गांधी की हत्या के दिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने अखबार का एक विशेष अपराह्न संस्करण प्रकाशित किया, टाइम्स ऑफ इंडिया का। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, पंजाब में जब 1980 के दशक में जब पंजाब विकसित होने लगा था, तभी वह अपने आप को एक पृथक राज्य या एक स्वायत्त राज्य की मांग करने के लिए और अपने एक अलग प्रकार की राज्य स्थापित करना और विभिन्न प्रकार के विवादों को हल करने के लिए उन्होंने अपना आंदोलन शुरू कर दिया था। अकाली दल जो सिखों को राजनीतिक शाखा के रूप में 1920 में गठन किया गया, इसी प्रकार से पंजाब को 1966 तक पंजाबी भाषी राज्य के निर्माण के लिए भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने का इन्होंने काफी इंतजार किया। और पुनर्गठन के बाद अकालियों ने 1967 में सत्ता हासिल की और फिर 1977 में सत्ता हासिल की। 1970s के दशक के दौरान अकालियों का एक वर्ग इस क्षेत्र के लिए राजनीतिक स्वायत्तता की मांग करने लग चुका था और हिंसा का चक्र इस प्रकार से फैला कि आतंकवादियों ने अपना मुख्यालय सिख पवित्र मंदिर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अंदर बनाया और इसे एक सशस्त्र किले में इसे बदल दिया। 1984 जून में भारत सरकार ने स्वर्ण मंदिर में सेना की कार्यवाही के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार कर दिया, जिसमें सफलतापूर्वक आतंकवादियों को निकालकर बाहर किया गया, लेकिन इसमें स्वर्ण मंदिर को काफी क्षति पहुंची, जिस कारण से सिखों की भावनाओं को बहुत ही आघात पहुंचा और उन्होंने विश्वास खो दिया, विश्वास को धोखा दिया। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी हत्या 31 अक्टूबर 1984 को उनके जो अंगरक्षक थे सिख, उन्होंने उनके आवास पर ही ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत के रूप में की गई कार्यवाही के अंतर्गत ही उनको खत्म कर दिया। क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों चलाया गया, इस बात को लेकर के उत्तरी भारत के कई हिस्सों में सिख समुदाय के खिलाफ हिंसा ने जगह बना ली और लगभग एक सप्ताह तक जारी रहा और जिसके परिणाम स्वरूप 2000 से भी अधिक सिखों की हत्याएं हुई। इसीलिए शांति के लिए भी बहुत के लिए लोग सड़क पे आ गए और 1984 में नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी मध्यम के साथ एक बातचीत शुरू हुई और अकाली नेताओं और जुलाई 1985 में एक शांति समझौता हुआ और राजीव गांधी के बीच भी हस्ताक्षर हुए और यह समझौता
और यह समझौता राजीव गांधी के नाम से जाना जाता है और लोंगोवाल समझौते यहाँ पंजाब समझौते के नाम से जाना जाता है। हिंसा का यह सिलसिला लगभग एक दशक तक चलता रहा। 1990 के मध्य तक पंजाब में शांति लौट आई और गठबंधन अकाली दल, बादल और भाजपा एक बड़ी जीत 1997 में मिली और पहले सामान्य चुनावों में राज्य में पोस्ट आतंकवाद में युग में रन बनाए। कहने का तात्पर्य यह है कि अब स्थिति इस प्रकार से हुई कि 1952 में पंजाब में चुनाव हुए और महज 24% मतदाता जो है वोट डालने के लिए आए और उग्रवाद को सुरक्षा बलों ने आखिरकार दबा दिया और पंजाब के लोगों ने, चाहे वे सिख हो या हिंदू हो, इस क्रम में अनगिनत दुख भी उठाए और 1990 के दशक के मध्यवर्ती वर्षों में पंजाब में शांति बहाल हो चुकी थी। तो इसी के साथ ही विद्यार्थियों, यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। जिस प्रकार से हमने बात की द्रविड़ आंदोलन की और पंजाब में हुए आंदोलन की, जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप को भाषा के आधार पर एक स्वायत्त राज्य घोषित करने के लिए इन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था, लेकिन बाद में यह धीरे धीरे एक शांति के रूप में बहाल हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में हम पूर्वोत्तर राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्वोत्तर राज्य की क्या क्षेत्रीय आकांक्षाएं थी, इन सभी का विस्तृत रूप से हम अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड नमस्कार।